अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। प्रोग्राम में आगे जाकर हमने बात करनी है। सेनेट में आज एक करारदाद पेश हुई है, उससे मुतालिक हमारे तज्जियाकारों की राय जानिए एक वक्फे के बाद। लेकिन सबसे पहले ज़रा बात करते हैं गुज़श्ता रोज़ जो एक्टिविटी हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में। हुआ कुछ यूँ कि न सिर्फ बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान जब तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में पेश हुए तो वहाँ से ख़बरें आईं कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक काफ़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और यहाँ तक कहा कि अगर वो इक़्तिदार में वापस आए तो वो इलेक्शन कमिश्नर्स और उनके मेंबरान की शक्लें जानते हैं और उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करेंगे। किस तरह से इलेक्शन कमीशन जानिबदार है, इस चीज़ का भी उन्होंने इजहार किया। लेकिन कुछ ही देर बाद शेर अफजल मरवत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अदालत उज़्मा के एक जज के ऊपर अदम इत्मीनान का इजहार किया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान टू बी स्पेसिफिक। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बुग़्ज़ और अनाद से काम ले रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले में। और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि PTI के दौर में जो केस हुआ था उनके ख़िलाफ़, शायद उसका गुस्सा और उसका बुग़्ज़ अभी तक उनके दिल में, इस वजह से कुछ इम्तियाजी सलूक हो रहा है PTI के ख़िलाफ़ उनके मुताबिक। उन्होंने कहा आरोज़ वाला केस ले लें, हमारे केसेस नहीं सुने जा रहे। फिर वकला जो PTI के हैं जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनसे मुताबिक बड़े सख्त अल्फाज कहे जा रहे हैं। अब ये जो सारी की सारी हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नज़र आ रही है। गो के जब शेर अफजल मरवत का बयान सामने आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, तो उसके बाद जो सोशल मीडिया अकाउंट है PTI का, वहाँ से तर्जुमान ने कहा कि ये एक इंडिविजुअल बयान है, ज़ाती हैसियत में दिया गया है और PTI ने इसे इज़हार ताल्लुक़ ही किया। लेकिन एक कड़ी नज़र आती है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ, बानी तहरीक इंसाफ का बयान हो, शेर अफजल मरवत का बयान हो, एक जारे टोन इसमें नज़र आती है। तो ये जारहियत, ये जारहाना सियासत, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हो सकता है इसका या नुकसान? अपने तज्जियाकारों से हम पूछेंगे। हमें ज्वाइन करें आज एजाज सैयद साहब, इरशाद भट्टी साहब, बेनज़ीर शाह साहबा और हफीज़ुल्लाह न्याई साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। भट्टी साहब, आप कहिएगा, वैसे तो हमने हमेशा से ही देखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली रही है जारहाना और उसका कुछ हद तक उनको फ़ायदा भी होता है, बट इस वक्त मामला मुख्तलिफ हैं। जी मैडम शेख, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। पहली बात तो ये है कि फ़ाइज़ ईसा काजी साहब पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, बिल्कुल सच्ची बात है। और उनके हवाले से वो एक सुना जा रहा था कोई वाइट पेपर या कोई इस तरह का वो भी तैयार करने लगे हुए थे कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है और जिस तरह वो सुप्रीम कोर्ट में पूछ रहे थे कि ये फ़र्क हबीब कौन है और ये फ़लाँ कौन है, फ़लाँ कौन है, और जो रवैया उसके हवाले से हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये शेर अफजल मरवत साहब का जो अभी उनके जो जुमले उन्होंने कहे वो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ नहीं है। अभी तक तहरीक इंसाफ इस वो लगी हुई है पेपर वर्क में और बाकी सारी चीज़ों में। अभी तक उनका ये उन्होंने लातलकी का ऐलान भी किया है। और मेरी जब बात हुई उनसे तो उन्होंने कहा कि इमरान ख़ान ने भी इस हवाले से कोई हिदायत नहीं दी कि आप कोई जारहाना अपनाएं सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट या कुछ करें, बल्कि उन्होंने कहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला है साइफ़र पर और सुप्रीम कोर्ट से और भी रिलीफ हमें मिलेंगे। बल्ला सुप्रीम कोर्ट में है, लिहाजा आप बराए मेहरबानी करके, और हो सकता है शेर अफजल मरवत आइंदा इस हवाले से बात ना करें, वैसे वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी बात मैडम शेख, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की ताल्लुक है, इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर या आप देख लीजिए इलेक्शन कमीशन है क्या। बहुत दफ़ा बात कर चुका हूँ, चूँकि गजनी याददाश्तें, इसलिए हर बार याद कराना चाहिए कि ये वो इलेक्शन कमीशन है मैडम शेख जो बकौल सुप्रीम कोर्ट 2 बार आईनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो चुका है। बकौल सुप्रीम कोर्ट जमहूरियत को पटड़ी से उतार चुका है। बकौल सुप्रीम कोर्ट अपने काम के अलावा हर काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन। बकौल सुप्रीम कोर्ट आइन खुद से लिख चुका है इलेक्शन कमीशन। और इस्लामाबाद के कारकर्दगी ये है कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात करवा नहीं सका, कराची के बल्दियाती इंतखाबात में धांधली रुकवा नहीं सका, और मुल्क को सियासी आइनी अदालती बुरानों में धकेलने का एक बहुत बड़ी वजह है ये इलेक्शन कमीशन। और बकौल सुप्रीम कोर्ट मैडम शेख PTI को, अब जरा ज़हन में रखिएगा, ये अब जो मैं कहने जा रहा हूं कि बकौल सुप्रीम कोर्ट PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी इलेक्शन कमीशन ने। बकौल सुप्रीम कोर्ट PTI से नारवा सलूक पर खामोश रहा है इलेक्शन कमीशन। बकौल सुप्रीम कोर्ट PTI से इम्तियाजी सलूक करने वाला है, कर रहा है इलेक्शन कमीशन।
आप ये छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट इस अदम एतमाद का इजहार कर चुका है, वकला तंजीमें अदम एतमाद का इजहार कर चुकी हैं, पलडेट जो है वो कह रहा है कि जो अंग्रेजी का लफ्ज़ था इसलिए मुझे अटक नहीं था, तो वो सब कुछ अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। मैडम शेख, अब सोचिए, जब एक पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं दे रहा, इम्तियाजी सलूक कर रहा है और पार्टी बन चुका है, पीटीआई से हुई सारी ज्यादतियों पर चुप है और इमरान खान के लिए वो अदालत बन जाता है, पीटीआई से बल्ला ले लेता है और पहला फैसला वाहिद है इलेक्शन कमीशन जिसने 2 मरतबा कालादम करार दिए हैं पार्टी के इलेक्शन, और पहला फैसले पे 70 दिन बैठा रहता है, दूसरा फैसला पेशावर हाई कोर्ट के कहने पर देता है। अब जब वो इतना मुतनाज़े फैसले करेगा, इतनी जानबदाराना फैसले करेगा, और इस वक्त जब इलेक्शन सर पर है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप क्या कर रहे हैं, झंडे वाली गाड़ियों में अडयाला जेल पहुंच जाते हैं, अदालतें लगा लेते हैं, आपको तो इलेक्शन करवाने चाहिए। उस वक्त सारे जो 4-5 मेंबर साहबान थे या जो भी 3-4 थे, वो वहां पहुंचे और फर्दे जुर्म आयद कर दी, तो उस पर आगे क्या फूलों के हार पहनाए जाएंगे? तो उस पे आगे ये कहते हैं कि तुम्हारी शक्लें पहचानता हूं तो मैं देख लूंगा। नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए मैडम शेख। ये नहीं, ये आर्टिकल 6 लगाऊंगा, शक्लें पहचान ये तो एक जिस पे 200 मुकदमे हो, जो जेल में हो, जिस पे फर्द जुर्म लगाई जा रही हो, तो इन्हें इलेक्शन कमीशन लगाए, और जिसको मैंने पीछे बताया कि इतना बल्ले तक जो फरीक बना हुआ हो, तो वो तो एक रद्द अमल है, होना नहीं चाहिए। लेकिन फूलों के हार भी नहीं थे उनके कि वो आके पहनाते कि अब बहुत अजीम काम करने मेरे पास पहुंचे हैं जेल। थैंक यू वेरी मच। ओके, अच्छा सर, थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा, आपने क्योंकि कहा कि पार्टी लाताल्लुकी का इजहार कर रही है शेर अफजल मरवत के बयान से, बट सर शेर अफजल मरवत फिर किस कैपेसिटी में ये सारा कुछ कह रहे हैं? क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि वो उससे थोड़ी देर पहले अडियाला में मुलाकात करके आए खान साहब से, फिर उन्होंने आके सारी गुफ्तगू कर दी। मैडम शेख, जैसा मैंने कहा है ना कि बैरिस्टर गोहर जो है वो बैकडोर और बाकी राबतों में लगे रहते हैं और लगे हुए हैं, और शुएब शाहीन जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट उनके हवाले और हाई कोर्ट, ये साहब जो हैं इनको उन्होंने लगाया हुआ था, ये जो वर्कर्स कन्वेंशन वगैरह ये वो, और ये जो लास्ट मिलकर आए हैं उसमें इन्होंने बात की, अदालतों की बात हुई, और चूंकि ये आपस में भी खैर से इतने इनके आला ताल्लुकात हैं आपस में, वो कई हम डिस्कस कर चुके हैं, तो लिहाजा उस हसद में, उस रंजिश में, उस खबर देने के चक्कर में, चूंकि माशाल्लाह सियासतदान बन चुके हैं सारे अब ये, और वकील अपनी रेस में, तो वो जो अपनी देख रहा है, लेकिन बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, इसमें कोई शक नहीं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से इसमें कोई शक नहीं, और वो हो रही है, और कोई पेपर वर्क भी सुना है हो रहा है, लेकिन अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये नहीं है कि उन्होंने कहा कि आप ये कह दें कि हम चीफ जस्टिस इस तरह या चीफ जस्टिस पे अदम एतमाद का, लेकिन बात हो रही है, ये भी इंटरेस्टिंग है। एजाज, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? ये जो खान साहब से मंसूब किया जा रहा है तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत का सारा बयान, ये थोड़ा सा बताइएगा। आप बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं, वहाँ पर अंदर सहाफ़ी मौजूद थे, उन्होंने रिपोर्ट किया, ये किस तरह से खान साहब उस वक्त क्या सोच रहे थे, क्या गुस्से में थे जो ये उन्होंने कह दिया? बहुत शुक्रिया एलेना। उस वक्त जेल के अंदर सहाफ़ी तो मौजूद नहीं थे, लेकिन जेल के अंदर वकला मौजूद थे और कुछ और निजी लोग भी मौजूद थे जो वहाँ पर ट्रायल सुनने आए थे। आपको पता है इमरान खान साहब के ट्रायल भी हो रहा था, वहाँ पर फवाद चौधरी का भी हो रहा था, अदालती अमला भी मौजूद था, यानी कि इलेक्शन कमीशन का अमला भी मौजूद था, और साथ ही साथ वकला भी मौजूद थे। इस कार्रवाई में मौजूद एक साहब से मेरी बात हुई, तो मैं 2 बातें बताऊंगा कि दोनों बड़ी अफसोसनाक है। एक तो यह है कि इमरान खान साहब ने वहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अमले को वाकई शदीद तनकीद का निशाना बनाया और उनको खुल्लम खुला धमकियाँ दी। उनको कहा कि तुम लोगों के चेहरे जो हैं मुझे याद रहेंगे, और मैं आर्टिकल 6 जब है इक़्तिदार में आऊँगा तो तुम लोगों को सजा दूंगा। और वो बड़े परेशान हो गए कि ये खान साहब जो हैं ये साबिक़ प्राइम मिनिस्टर हैं, ये किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बात बताऊँ, और बड़ी तकलीफ़ से बात बता रहा हूँ, उस कार्रवाई के दौरान
जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, ये रिकॉर्ड के ऊपर जेल के अंदर जब आप जाते हैं तो उसका बाकायदा एंट्री होती है, आपको इजाज़त मिलती है, आपके हाथ के ऊपर मोहर लगाई जाती है, आपका नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर वहाँ पर मौजूद होता है। उस कार्रवाई के अंदर रिकॉर्ड के जो लोग गए हैं उनमें से किसी एक को लाकर पूछ लें। वहाँ पर जनाब इमरान खान साहब ने जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनके बारे में ऐसी गुफ्तगू की है जो मैं टेलीविज़न कैमरे के ऊपर बयान नहीं कर सकता। उन्होंने बड़े शदीद किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं और जिसे साबिक़ वज़ीर आज़म के शायान शान जो गुफ्तगू नहीं होती वो वहाँ पर की गई है। लोग इस बात के गवाह हैं, मौजूद हैं। और मैं अफसोस से कहता हूँ और अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि ख्याल तो ये होता है कि जब कोई बंदा जेल में जाता है, सियासतदान बनता है, सियासतदान की जो ट्रेनिंग है वो जेल में होती है और वो सियासतदान जब जेल में जाता है तो वो कुछ सीखता है, उसे इंगेज करना आता है कि मैंने किस से लड़ना है और किस से नहीं लड़ना। इस वक्त मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज तक के दिन की जो हासिल है वो ये है कि खान साहब ने कुछ भी नहीं सीखा। वो नून लीग से लड़ाई कर रहे हैं, वो उनके मुखालिफ हैं, चलें ठीक है, समझ में आती है। पीपल्स पार्टी से लड़ाई कर रहे हैं, वो भी बात समझ में आती है। वो सारे अपोजिशन के सारे सियासतदानों से लड़ रहे हैं, सबसे। ये समझ में नहीं आती बात, ये बिल्कुल समझ में नहीं आती। वो पूरी अदलिया से लड़ रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आती। वो पूरी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आती। वो पूरी ब्यूरोक्रेसी से लड़ रहे हैं, ये बात समझ नहीं आती। जिस मीडिया ने उनके ऊपर तनकीद की, बेजा तनकीद की, और जिसने तामीरी तनकीद की, ये पूरे के पूरे मीडिया से लड़ रहे हैं। खान साहब इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसी सूरत हाल में पहुँच चुके हैं जहाँ पर मैं कहूँगा कि वो ज़हनी तौर पर एक शदीद दबाव का शिकार है। और वो जो बातें कर रहे हैं, जो शेर अफजल मरवत साहब ने जो बातें की हैं, गो के उससे पीटीआई ने डिस्टेंस किया है। मैं नहीं समझता कि शेर अफजल मरवत साहब ने ऐसी बातें की हैं जो खान साहब ने नहीं की। शेर अफजल साहब की बातें, जो उस कार्रवाई के दौरान जो बातें इमरान खान साहब वहां पर खड़े होकर करते रहे हैं, वो बातें लोग सुनते रहे। शेर अफजल साहब ने जो बातें की हैं वो बिल्कुल वही बातें की हैं जो खान साहब ने कही हैं, और वो उनको पूरा खान साहब का एतमाद है। और ये खान साहब का तरीकाकार है। जब ये इक़्तिदार में थे तो आप देख लीजिए इनके इर्द गिर्द कौन थे। इनके इर्द गिर्द वो लोग थे जो अपोजिशन को तनकीद का निशाना एक तहजीब के दायरे में रह के नहीं बनाते थे, बल्कि तहजीब की तमाम हदूद क्रॉस करते थे और नाकदीन को और अपोजिशन को निशाना बनाते थे। उस वक्त शहबाज गिल की आप जुबान देख लें, उस वक्त क्या थी। बाद में तो शहबाज गिल रोते रहे, पिछताते रहे, पिछताया तो खैर नहीं, उन्होंने भी सीखा नहीं। तो खान साहब जो है, जो बातें हुई हैं, ये बिल्कुल बता रही है कि खान साहब ने कुछ नहीं सीखा। बदकिस्मती है ये। बट ये एक रुझान देखा गया है कि जब इस तरह के जारहाना बयान आते हैं तो बड़ा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं या उनके जो चाहने वाले हैं वो उससे चार्ज हो जाते हैं। क्या ये अभी भी वही रहेगा केस या फिर इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होगा? एक ब्रेक के बाद इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी हो या फिर उनके वकला, मखसूस अगर एक वकील की बात करें तो शेर अफजल मरवत काफ़ी जारहाना कमेंट्स दे रहे हैं अदालत उज़्मा से मुतल्लिक। बेनज़ीर माजी में कुछ फ़ायदा देती रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ख़ासकर उनके जो सपोर्टर्स हैं उस तनाजुर में। बट अब जो हालात हैं उसमें किस तरह से टर्न आउट कर सकता है, आपका क्या तज्ज़िया है? अलीना, आपके सवाल पे आने से पहले मेरा एक सवाल है। मुझे नहीं समझ आती कि ये जो इलेक्शन कमीशन में जो कार्रवाई हो रही है, हो सकता है शायद पैनल पे कोई मुझे बता सकता है, ये इन कैमरा क्यों है? इसमें मीडिया को इजाज़त क्यों नहीं है कवरेज करने के लिए? ऐसी कौन सा खुफिया राज है, ऐसी कौन सा नेशनल सिक्योरिटी का मामला है कि मीडिया अंदर जाके इस मामले की, इस केस की कवरेज नहीं कर सकती? ये भी जो सारे बयानात आ रहे हैं और जैसे एजाज ने भी बताया, ये ज़राए के ज़रिए आ रहे हैं। ये ऐसा कोई केस है? आपको लगता है चले साइफर की कुछ हद तक आपको शायद समझ आती है, कुछ ऐसे मामलात हैं जो बाहर नहीं आ सकते, ये कौन सा ऐसा केस है जो मीडिया कवरेज इसकी नहीं कर सकती? ये पूरा का पूरा अभी तक जो
चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है हमारे और जो इलेक्शन कमीशन है उनका जो मीडिया के साथ इस वक्त तक रवैया है, आपका एक काम है इलेक्शन कराना, एक बार भी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मीडिया के सामने नहीं आए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं की ये बताने के लिए कि पंजाब और केपी में इलेक्शन क्यों नहीं हुए, 90 दिन में पाकिस्तान में इलेक्शन क्यों नहीं। बहुत से मामलात हैं, बहुत से अहम मामलात हैं जिनके बारे में उनको आके आवाम को आगाही देनी चाहिए, लेकिन नहीं, अभी तक सारे मामलात जो हैं इलेक्शन कमीशन में प्रेस रिलीज और ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू जो है सहाफ़ियों के साथ उससे चल रहे हैं। तो मुझे तो इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ये इन कैमरा क्यों सेशन चल रहा है। दूसरी बात ये है कि अगर इमरान खान साहब ने वाकई में ये बात कही और इस किस्म की धमकियां दी, और इससे पहले अगर आप कल का उनका जो कॉलम छपा है द इकोनॉमिस्ट में उसको भी पढ़ लें तो उससे जैसे एजाज ने कहा लग तो यही रहा है लीना कि इतना कुछ होने के बाद भी इमरान खान साहब ने शायद कुछ भी नहीं सीखा, और अभी भी लगता यही है कि अगर वो इक़्तिदार में आए तो अगले 5 साल वो सिर्फ इंतकाम की सियासत करेंगे, मुल्क को और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए शायद वो कुछ भी ना करें। क्योंकि आप वो आर्टिकल वो कॉलम उनका निकाल के देख लें जो उन्होंने पब्लिश किया है, उसमें चले एक बात तो ठीक है कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, लेकिन बाकी जो इल्जामात हैं वो सारे वो पुराने इल्जामात हैं कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिरा दी, सबूत कहाँ है पता नहीं, नवाज शरीफ चोर है कैसे साबित करेंगे पता नहीं। तो अभी भी अलीना लगता ये है कि इमरान खान साहब ये बाकी जो सियासी जमातें हैं इनके साथ बैठ के रूल्स ऑफ द गेम सेट करने के लिए तैयार नहीं है, और जब तक रूल्स ऑफ द गेम सेट नहीं होंगे तो आपको एस्टैब्लिशमेंट के रूल्स के मुताबिक ही काम करना पड़ेगा, और जैसे इस वक्त मुल्क में चल रहा है। एक आखिरी बात, उन्होंने अपने इस आर्टिकल में लिखा कि मैंने तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन पे तनकीद की थी और मुझ पे कंटेम्प्ट का केस बना दिया। आप सबको याद होगा, जिसको भूल गया उनको याद दिलाना चाहिए, वो तनकीद नहीं थी, वो धमकियां थी। फवाद चौधरी साहब जो थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन की बाप की हिम्मत भी नहीं है कि वो इमरान खान साहब को नाअहल करे, वो इस्लामाबाद से निकल के दिखाए। आपको याद है सोशल मीडिया पे एक पूरी कैंपेन चलाई गई जिसमें इलेक्शन कमिश्नर जो है उनके खिलाफ एक वीडियो आई थी, खुरम नामी शख्स था, उसने कहा कि मैं इनको कत्ल कर दूंगा और उनके खानदान वालों को। तो इस किस्म की चीजें हुई हैं। तो ये बात नहीं है कि ये सिर्फ एक तनकीद है, अगर आप तनकीद कर रहे होते तो हम भी कहते ठीक है आपका तनकीद करने का हक है। धमकियां दी गई और अभी भी लगता ये है कि धमकियां दी जा रही हैं। जहां तक उनको सियासी फायदा होगा अलीना, देखिए उनके जो कारकुनान है, हाँ ठीक है उनको ये बात शायद उनकी अच्छी लगे, लेकिन इलेक्शन में उनको इससे कोई फायदा होगा लगता नहीं है, क्योंकि अभी इस वक्त ये भी नहीं पता कि पीटीआई किस शक्ल में इलेक्शन में उतरेगी। भट्टी साहब ने अभी एक बात की, उन्होंने कहा कि जब किसी को इतना दबा कर रखा जाए और वो ज़हनी दबाव में हो तो फिर वो रिटेलिएट ना करे तो क्या करे? तो धमकियों पे उतर आए हैं अलीना कि मैं आपकी शक्लें याद रखूंगा, आप पे आर्टिकल 6 लगाऊंगा। आर्टिकल 6 आप कैसे लगाएंगे, उनको वैसे पता होना चाहिए, वो मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं। आर्टिकल 6 का थ्रेशोल्ड बड़ा हाई है, वो सस्पेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एब्रोगेशन, सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। आपके वकील तो अदालतों में जाते हैं और सोशल मीडिया से जमा करते हैं इन्फॉर्मेशन और जाके सुप्रीम कोर्ट में जाके पेश कर देते हैं और फिर जाके सियासी तकरीरें करते हैं, तो आप केस कैसे बनाएंगे? भट्टी साहब कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा मैडम शेख, 2 चीजें हैं छोटी छोटी। पहली चीज तो ये है कि जो जैसा कि कहा है कि इस पर भी एक केस सुना जा रहा है कि बन रहा है कि ये जो धमकियां दी हैं इलेक्शन कमीशन को इमरान खान साहब ने, और ये इस वक्त उनको ये कि मैं तुम्हारी शक्लें देख लूँगा, या तुम पीछे वो तुम्हारे कौन है, या तुम जो कुछ कर रहे हो उस पर आर्टिकल 6 लगाऊंगा, ये ठीक है। लेकिन मैडम शेख दूसरी वही बात कि ये इलेक्शन कमीशन किसी भी तरह से 75 साल तारीख का सबसे मुतनाज़ तरीन इलेक्शन कमीशन है, मुतनाज़ फैसला करने वाला और सबसे जानबदार फैसले करने वाला इलेक्शन कमीशन है, और उसका मेन वो है। और तीसरी बात और आखिरी बात मैडम शेख कि ये सीखने सिखाने का नहीं है। ये लास्ट इनका इजलास हुआ था एक अडयाला जेल में सारों का, और उसमें उनकी बहनें भी थी, अहलिया भी थी और 1-2 वकील भी थे। तो उसमें उन्होंने इमरान खान साहब ने उनको कहा कि नो कंप्रोमाइज़, कुछ भी नहीं और कोई मुसालियत नहीं, कुछ भी नहीं, मेरे साथ जो होगा हो जाए, कोई बात नहीं, मैं अपने स्टांस पे खड़ा हूँ, गलत है या सही है मैं खड़ा हूँ, और अब कुछ भी नहीं, मुझे यानी 200 मुकदमे हैं और मैं सारी उम्र भी जेल में रहना पड़े तो रह लूँगा। सीखने सिखाने का इसमें इशू ही कोई नहीं है इशू सर। अच्छा एजाज,
मैं ये कहूँगा अलीना कि लीडर कौन सा होता है और लीडर कौन होता है। लीडर ना सिर्फ ये कि अपनी कौम को मुस्बत अंदाज में आगे लेके जाता है, लेकिन लीडर वो भी होता है कि जब उसके ऊपर कोई मुश्किल आन पड़े, उस पर उस्ताद टूट पड़े, उस पर क़यामत टूट पड़े, तो वो शदीद दबाव की हालत में भी अकल और खिर्द का दामन हाथ से नहीं छोड़ता। वो मुस्बत अंदाज से, तामीरी अंदाज से आगे बढ़ता है। उसके ज़ुबान से इस तरह की बातें नहीं निकलती। वो विजन देखता है अपने लिए नहीं, पूरी कौम के लिए। खान साहब तो बार बार साबित कर रहे हैं कि वो सिर्फ एक पॉपुलिस्ट लीडर हैं जो कि सिर्फ अपनी ज़ात को देखते हैं और अपनी ज़ात के अलावा और किसी को नहीं देखते। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है ये बातें कहते हुए। मैं खान साहब की बाज़ खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है, उनका नाकद भी हूँ, लेकिन खान साहब जो रवैया अख्तियार कर रहे हैं, जो बातें पता चल रही हैं, जो कार्रवाई के दौरान वो गुफ्तगू कर रहे हैं, वो साबित कर रहे हैं कि उन खान साहब के हक में भी एक लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो मुल्क को तबाही पर लेकर जाएंगे। ये बदकिस्मती है। उन्होंने तैयार कर रखा है कि या वो होंगे इक़्तिदार में या वो किसी को इक़्तिदार में रहने नहीं देंगे, वो इस रियासत की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये बहुत दुख की बात है। हमें ऐसे लीडरों की मजम्मत करनी चाहिए और खुलकर मजम्मत करनी चाहिए। एक ब्रेक के बाद इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। न्यायी साहब, देखिए अलीना, क्राइसिस ये है कि जो बुनियादी सवाल है जी, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बड़ा ही कंफ्यूजन है। कौन किस वक्त खान साहब की नुमाइंदगी कर रहा है और कौन वही बंदा किस नुमाइंदगी कर रहा है। कौन किस वक्त जो है इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बना रहा है, काजी फायजा को, और फिर काजी फायजा को तनकीद का निशाना बना रहा है। ये एक अजीबोगरीब कंफ्यूजन है, क्योंकि हर आदमी जो है वो उसको ये फन आ गया है कि जी विकेट के दोनों तरफ जो है कैसे खेला जाता है और खेल रहे हैं। क्राइसिस ये है जी कि काजी फायजा साहब जिसके खिलाफ तहरीक इंसाफ जो है वो अभी मैंने भट्टी साहब की जुबानी सुन रहा हूँ, बड़े अच्छे माशाल्लाह इत्तलात मिलती है, जनरल नॉलेज में इजाफा होता है कि एक वाइट पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में केस क्या किया था, उसके अंदर कुछ नहीं मिला था कि जो खुद कहते थे गलत किया। मतलब अपना वो वाइट पेपर था या मुंह काला कराया था, जो सदर मोहतरम भी उसमें, जनरल फैज भी उसके ऊपर शर्मिंदा है, जनरल फैज अमीर भी शर्मिंदा, कारीगर जितने हैं हर एक पे इल्जाम डाल रहे हैं कि उसने किया, उसने किया, उसने किया। किसने किया था? सारे वसाइल थे, सारी हुकूमत थी, सारी रियासत पाकिस्तान थी। तो आप क्या निकालना काजी फायजा से आपने? क्या 3 महीने की उसके उनकी चीफ जस्टिस से निकालना है, जो उनको 4-5 साल तक उनका हस्ते मुअत्तल बना के रखा आपने अदालत के अंदर इतने बड़े जज को? मैं तो कहता हूँ जी, हमने यकीन आनो कि मुझे तो समझ नहीं आती कि क्या हम इतनी हमारी हिटाई हो गई है, हम इतने कोई ज़हनी तौर पे बांझ हो गए हैं कि कोई फेयर एनालिसिस करते नहीं है। बेनजीर से हमने एनालिसिस किया, बड़ा अच्छा किया। जो इलेक्शन कमीशन की जो शॉर्ट कमिंग है वही उजागर किया, और इमरान खान साहब ने भी जो किया उसने उजागर किया। इसमें क्या बात है कि आप अंधाधुंध जो एक ही इसमें लगे, यह एजाज ने किए बातें। क्राइसिस ये है जी कि जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ये मैंने लगाया है, ये नवाज शरीफ लगा के किया है। इन्होंने नाम दिया और इन्होंने कहा जी इससे अच्छा मैं लेकर, और इनकी मुंह की तारीफ कर दें। मैं क्लिप चला देता हूँ जो तारीफ की है। वो आप लोगों के पास जुबान है क्या है जिससे आप इस्तेमाल करते हो? आप लोगों को अल्लाह ताला ने 70 साल की उम्रें कर दी हैं, अपनी जबान पे आपको कंट्रोल नहीं है। फिर लोग जो है फ्रस्ट्रेटेड है, कभी किसी जज को जलसे में खड़े होते हैं, दोस्त फलानी जज इलेक्शन कमीशन किया क्या है। अब सूरत हाल ये है कि अकबर अस्बाबर जो है वो तहरीक इंसाफ के मुस्तनद मेंबर हैं, 2013 से लगे हुए हैं केस के सिलसिले में। मैं उनको कोई असल में तहरीक इंसाफ इमरान खान के पास असली हैं ही वही बंदे। मुझसे पूछे, इमरान खान साहब के साथ तो ऐसे थे कि उनकी हवा नहीं गुजरती थी। उन्होंने फिर जब अदालत ने कहा कि जिनका ये इन्होंने तहरीक इंसाफ का मेंबर नहीं है, जो आजकल हर बंदा कह देता है, अली जफर साहब भी कहते हैं मेंबर नहीं है, अदालत ने साबित किया हुआ है कि जो ये तरीके से मेंबर है, और इनके पास वही लोकल स्टैंड आए है जिसके ऊपर जो इंटर पार्टी फंडिंग का केस जो है उसके अंदर इन्होंने अपने आप को मनवाया और जितवाया है। अब क्राइसिस ये है कि उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि इलेक्शन जो फार्स थे, किसको नहीं पता फार्स थे, कहते दूसरी पार्टियों के फंड चेक कर ले, अपने से साहब दे, दूसरी पार्टियों को तोशाखाना करवा ले, अपने बारे में बताएंगे ठीक था या गलत था। देखिए इमरान खान साहब
जो थे वो पता नहीं पहले तो एक कंसेंसस था या नहीं था कि वो ऑनेस्ट है, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह ने हर उस मद में इमरान खान साहब का इम्तिहान लिया है, आजमाइश में डाला है जो उन्होंने अपने मुखालफिन पे लगाया है। मैं कहता हूँ यकीन चोरी, डाका, चिकारी, सारी चीजें, कानून का मजाक उड़ाना, जो करते रहे जी नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट के हमले करें, मैं कहता हूँ हर वो काम में एक एक जेल, फिर उसके अंदर जेल के मुश्किलात जो बढ़ा चढ़ा के बता रही है। अब जो इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल देखा है फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, मुझे समझ नहीं आती कि ये अल्लाह ताला माफ करे कि इमरान खान साहब को क्यों इतनी झूठ बोलने की आदत है। उसके अंदर देख लें हर बात गलत लिखी हुई है, बेनजीर बता दे सारी बातें गलत हैं। तो मैं समझता हूँ जी कि ये इनका जो रवैया है ना इमरान खान साहब का, ये नामुनासिब है। और अदालतों को यकीन है को फेस करने से पहली दफा पाकिस्तान में मैं भी देख रहा हूँ काजी फैज़ साहब आगे खड़े होते हैं, नहीं होते, उनका इम्तिहान आता है। हालांकि मुझे मालूम है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो गए तो भी तबाही है, इलेक्शन ना हो गए तो खाना बर्बादी है। दोनों सूरतें में हम सर ये जो आपने नुक्ता उठाया ना, मैं इसी के ऊपर जाना चाहती हूँ क्योंकि आज जो करारदाद पेश हुई है ना वो एक तरह से अब अदलिया के लिए भी बड़ा चैलेंज होगा। एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद डिस्कस करते हैं जरा। 8 फरवरी को इलेक्शंस मुलतवी करवाए जाए, ये करारदाद आज सेनेट में खामोशी से आई और जल्दी से पास हो गई। सिर्फ 14 अरकान थे सेनेट में, लेकिन ये करारदाद पार्लियामेंट के ऐवान बाला से आज मंजूर हुई है। इसमें ये बनाए गए हैं जवाज़ कि सख्त ठंडा मौसम है, दहशत गर्दी है ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, और फिर कोविड-19 भी मुमकिना तौर पर उसकी लहर आ सकती है। तो इन खदशात को मद्देनज़र रखते हुए 8 फरवरी को इंतखाबात ना करवाए जाएँ। अब ये बड़ी दिलचस्प एक करारदाद है और ख़ास तौर पे उस वक्त जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है और वो ये कहते हैं कि पत्थर पे लकीर है कि 8 फरवरी को इंतखाबात होने हैं। तो इस तनाजुर में इस करारदाद के क्या असरात हो सकते हैं, इसकी मंतक क्या है, अपने तज्ज़ियाकारों से ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। बेनज़ीर अलीना हमारे प्रोड्यूसर हैं, वो सुन रहे होंगे अभी। उन्होंने जब ये करारदाद पढ़ी तो उन्होंने कहा कि इसमें जो वजूहात दी गई हैं इससे तो अगले 200 साल इलेक्शन नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से कुछ इसी किस्म के इरादे थे इन सेनेटर्स के जो ये करारदाद लेके आए हैं और जिन्होंने इसको वोट कराया। आपने बिल्कुल सही बात की कि चुपके से आता है और जल्दी से पास हो जाता है, और इसी किस्म की जो करारदाद हमने पहले भी देखी, और यही थे दिलावर साहब जो आपको याद है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था फौजी अदालतों के हवाले से, उसके खिलाफ भी वो एक करारदाद लेके आए थे और मुश्किलों से शायद उस वक्त भी 12 या 14 सेनेटर मौजूद थे और जल्दी से पास हो गई। और फिर दूसरे दिन जो बाकी सेनेटर्स थे वो आए और उन्होंने आके शोर मचाया तो वापस ले ली गई। आज भी सुनना है कि सिर्फ 14 मौजूद थे, शायद 12 ने वोट किया है। अच्छा, जो इसमें वजूहात दी गई हैं वो बड़े मज़े की हैं क्योंकि वो उन्होंने जो कुछ उनके मुझे लगता है जहन में आया उन्होंने सब कुछ ही डाल दिया इसमें। उन्होंने कहा कुछ ना रह जाए कहीं बाहर। कोविड भी डाल दिया, क्योंकि वैसे बात तो ठीक है कोविड का एक वेरिएंट है जो बड़ी तेज़ी से फैल रहा है कुछ ममालिक में, लेकिन आप मिनिस्टर ऑफ हेल्थ को बुलाएं और उनसे पूछें कि इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप एक करारदाद में बस एक लाइन में लिख दें कि ये कोविड का एक मामला है तो इलेक्शन आगे कर दें। सिक्योरिटी के मामलात है, मौसम ख़राब है, कर्जा भी मुल्क का कर्जा बढ़ता जा रहा है, इस वजह से भी इलेक्शन नहीं हो सकते। बिजली और गैस के मसाइल है कुछ इलाकों में, उस वजह से भी नहीं हो सकते। तो अगले 5-6 महीने जो है आप इलेक्शन आगे कर दें। अच्छा, जो सबसे बड़ा रीज़न जो दिया गया इसमें वो यही था कि सिक्योरिटी। अब होना तो ये चाहिए था सेनेट में कि आप इन सिक्योरिटी एजेंसीज़ को और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को बुलाते और इनसे पूछते कि दहशत गर्दी के जो वाक़यात बढ़ रहे हैं उसको ख़त्म करने के लिए आप कर क्या रहे हैं, आपकी पॉलिसी क्या है। लेकिन ये नहीं, ये सवाल नहीं पूछना उनको बुला के, बस इस किस्म की करारदाद लेके आ जानी है ताकि इलेक्शन जितना आगे जा सकता है। ये करारदाद क्यों लाई गई, आपका तज्जिया क्या है? अलीना देखिए, ये तो नॉन बाइंडिंग है, बिल्कुल भी इसकी कोई लीगल वैल्यू भी नहीं है। इस किस्म की मेरे ख्याल से जो दिलावर साहब हैं या जो इस तरह के सेनेटर्स हैं जो शायद चाहते हैं और जहाँ से वो शायद डायरेक्शंस लेते हैं, वहाँ से कुछ आवाज़ें होंगी जो शायद कहा गया होगा कि थोड़ा बहुत इलेक्शन आगे कर दिया जाए। सेनेट के ज़्यादा टाइमलाइन डेडलाइन भी है, एक IMF का प्रोग्राम है, आप अप्रैल से आगे शायद लेके भी नहीं जा सकते, तो उस वजह से शायद किया गया हो। लेकिन देखिए जैसे मैंने कहा कि इस किस्म की जो करारदाद होती हैं ये बाइंडिंग तो नहीं होती, लेकिन ये एक्सपोज ज़रूर करती हैं लोगों को। अच्छा, जो इस किस्म की जल्दी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे,
हमारे पास टाइम की बड़ी किल्लत है। भट्टी साहब जिस तरह बेनजीर इशारा कर रही हैं और मौसम की खराबी को बुनियाद बनाया जा रहा है, तो क्या ये डस्का की धुंध है जो सेनेट के ऐवान तक पहुंची है? 3 इलेक्शंस हमारे हुए हैं फरवरी में अलीना, 3। पहली बात नहीं, तो ये कोई खास ही धुंध है इस इलेक्शंस में भट्टी साहब। मैं पहली बात तो ये मैडम शेख कि आप चाहती क्या हैं कि खामोशी से ना आती, चीखती चिंगाड़ती करारदाद आती, डांस करती, लुडियां डालती आती और फिर देर से पास होती, कहती ठहरो ठहरो मैडम शेख को पता लगने दो कि मैं घंटा हो गया मुझे पड़े हुए, अब मैं पास होंगी। दूसरी बात यह है कि प्रोड्यूसर साहब से कह दें कि वो अपनी वजूहात इसमें डाल लें ताकि 200 साल से कम 5-7 साल पहले इलेक्शन हो सके। तीसरी बात यह है कि जो आज की वजूहात है मैडम शेख, उसमें जैसे कर्जा, ठंड, कोविड, सिक्योरिटी मामलात समेत, इसमें सिवाय ठंड के 6 महीने के बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कम हो सकती है या ख़त्म हो सकती है। दूसरी बात यह है मैडम शेख, और आखिरी बात कि जरदारी साहब, अमीर मुकाम साहब, MQM साहब, बाप सेनेटर साहब, फाटा सेनेटर साहब, मौलाना साहब सब कह चुके हैं कि इलेक्शन आगे करें। असल में मुझे लग ऐसे रहा है कि फ़ायज़ ईसा काजी साहब समेत सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच ही मेरे ख्याल से 8 फरवरी पर फोकस करके बैठा है और उसी ने इंतखाबात करवाने हैं। बाकी सारे तो 19-20 हुए पड़े हैं। मुस्लिम लीग नून देख लें, कोई इलेक्शन का माहौल लगता है उनमें। अच्छा एजाज, कौन चाहता है इलेक्शंस डिले करना? ये भट्टी साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या वाकई में PTI पीपल्स पार्टी की आज जो खामोशी थी, कोरम की निशानदही नहीं की गई, तो ये किसी और तरफ इशारा कर रही है? देखिए, जो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इस्लामाबाद में जो इक़्तिदार के ऐवान है, पार्लियामेंट हो गई, सेक्रेटेरिएट में अभी हम जाते हैं तो वहाँ पर हर दूसरा जो वेल इन्फॉर्म्ड शख्स है वो यही कहता है कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे। और फिर हम देखते हैं कि एक सेनेटर उठते हैं और वो उठ के सेनेट में करारदाद पेश कर देते हैं कि जी ये इंतखाबात नहीं होने चाहिए, इनको पोस्टपोन कर दिया जाए और सिक्योरिटी की वजह बताते हैं। इस वक्त मेरा ये ख्याल है सिस्टम के अंदर बाज़ लोग ये समझते हैं कि 8 फरवरी के जो इलेक्शन है उसके नताइज ज़्यादा बड़ा क्राइसिस पैदा कर देंगे। ग्राउंड की जो पोलराइजेशन है वो इस बात का अंदिया ज़रूर देती है, लेकिन अगर आपने आइन बनाया है तो आइन इसीलिए बनाया है कि उस पर अमल दरामद करें और लोगों को इस बात का मैंडेट दें कि लोग इक़्तिदार में आए मैंडेट लेकर। हमने 1970 के इंतखाबात का मैंडेट नहीं माना, नतीजा आप देख लें क्या हुआ। अभी भी हमें इलेक्शन करवाने होंगे। बहुत सारे लोग हैं, कुव्वतें हैं जो सिस्टम के अंदर है, वो ये समझती हैं कि अगर इलेक्शन करवाने पड़े तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा वजन आ जाएगा जिसे उठाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो इन जैसे जो लोग होते हैं ना। सर, PTI पीपल्स पार्टी की खामोशी के ऊपर कुछ कहेंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी हो गई या नून लीग हो गई, ये सारे लोग बदकिस्मती से नजरियात की सियासत खत्म हो गई है। यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी की सियासत चल रही है। अच्छा, ये मसला है। और कोई भी इमरान खान साहब के मैंने नून लीग को थोड़ा सा अलग इसलिए किया क्योंकि सेनेटर अफनान वाज द ओनली वन आज सेनेट में जिन्होंने बड़ा एक फ्रंट पुट अप किया और उन्होंने मुखालफत में इजहार ख्याल भी किया। न्यायी साहब, आप बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात एक दुरुस्तगी जरूरी है। एक दुरुस्तगी जरूरी है। बात यह है कि सेनेटर अफनान ने वहां पर मुखालफत की, नो डाउट बैरमन तंगी थे, उन्होंने भी मुखालफत की, मेरी बात भी उनसे हुई, मैं उधर ही था। बात यह है कि वहां पर कोरम नहीं था, तो कोरम की निशानदेही क्यों नहीं की? मैं ये तो पूछना चाह रही हूं, आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कहा, क्यों नहीं की? देखिए, वो तो ये कहते हैं कि जी हम तो ज़हनी तौर पर तैयार ही नहीं थे, हम इधर आए। अच्छा, फिर एक और बात कि वहां पर चेयरमैन सेनेट के ऊपर भी कोई बात नहीं कर रहा कि चेयरमैन सेनेट ने जब 13-14 बंदे मौजूद थे और ये वही यूजुअल सस्पेक्ट है जो माजी में भी मुतनाज़ा कानून साजी जितनी भी हुई है, ये जिन लोगों ने करारदाद पेश किया ना, यही लोग हैं वो सारे। तो इसका तो बेहतरीन तरीका ये था, आप कोरम की निशानदेही करते, डिले हो जाता, उसके बाद देख लेते क्या आराम से उसको करारदाद को कि क्या था क्या नहीं था। एंड ऑफ कोर्स चेयरमैन सेनेट के ऊपर भी सवाल आता है, लेकिन विल मूव ऑन टू न्यायी साहब। न्यायी साहब, वक्त बड़ा कम है, जल्दी से बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, पत्थर पर लकीर उनके अपने अल्फाज में, अब इस चीज को किस तरह से टर्न आउट करता हुआ देखते हैं आप? ये जो करारदाद आई है, इसकी क्या मंतक और क्या वैल्यू है? नजदीक मैंने आपको क्वेश्चन काल में आंसर किया है कि 8 फरवरी को इलेक्शन कराए तो दे आर डैम्ड,
ऑर्थोडॉक्स कोalition ना करें, देयर डैम पड़ा अजीबोगरीब। और ये क्राइसिस उनका नहीं है, ये मुल्की क्राइसिस है जिसके हम 10 साल के अंदर खींच के लाए हैं। और ये बड़ा तशवीशनाक है कि किस तरह से पार्लियामेंट के ऐवान के थ्रू ये सब कुछ हो रहा है। इसके ऊपर तो अल्लाह हाफिज नहीं बल्कि हम कहते हैं अल्लाह ही हाफिज।